हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ नए टॉपिक पर। मेरा नया टॉपिक ये है कि आज हम जानेंगे कि रंध्र खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो भाई, अब हम बात करेंगे कि कैसे रंध्र बंद होता है या कैसे खुलता है। तो ये पूरी की पूरी बात डिपेंड करती है कि रंध्र का कंडीशन कैसा है। जो इसका गार्ड सेल है, आपको गार्ड सेल दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप पढ़े थे। गार्ड सेल जो होता है डबल लेयर होता है। अपर लेयर जो होता है वो क्या होता है, बाह्य भित्ति, यानी कि अपर लेयर क्या होता है, थोड़ा थिन होता है, जबकि अंदर का अगर वो थिक होता है। अब यानी कि बाह्य भित्ति पतली होती है, आंतरिक भित्ति क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये ओपनिंग जो क्यों बंद होता है और क्यों खुलता है। तो इसके खुलने और बंद होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, दो दशा पढ़ना होता है, दो कंडीशन पढ़ना होता है। एक स्फीति दशा होता है, एक स्लथ दशा होता है। स्फीति दशा मतलब टर्जिडिटी और स्लथ दशा मतलब फ्लैक्सीड। ठीक है। फ्लैक्सीड देखिए क्या क्या चीज है, देख लीजिए। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी और फ्लैक्सीड, ये दो कंडीशन आपको पढ़ना होता है। यानी टर्जिडिटी कैसी है और इसकी फ्लैक्सीड कंडीशन कैसा है। अब बात आती है क्यों। तो देखिए, जब रंध्र स्फीति दशा में होता है, यानी टर्जिडिटी कंडीशन में होता है, यानी कि जब रंध्र का स्टोमेटा का गार्ड सेल टर्जिडिटी कंडीशन में होता है तो स्टोमेटा क्या है, ओपन हो जाता है। और जब यह फ्लैक्सीड कंडीशन में होता है तो गार्ड से तब स्टोमेटा क्या है, बंद हो जाता है। यानी कि बात समझ में क्या बोल रहे हैं। बात यहाँ ये है कि इसके पूरे और बंद होने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, ये जो आप गार्ड सेल देख रहे हैं, इस गार्ड सेल पर ही निर्भर करता है कि रंध्र खुलेगा कि बंद होगा। कब बंद होगा, जब ये स्लथ दशा में होगा। जब ये गार्ड सेल स्लथ दशा में होगा तो रंध्र बंद हो जाता है, और जब ये स्फीति दशा में होता है तो ये रंध्र क्या है, खुल जाता है। बात समझ आ गई। तो देखिए, अब ये बात समझ आ गई कि इस पे दो चीज कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया गार्ड सेल के यानी कि द्वार कोशिका के स्फीति दशा तथा स्लथ दशा पर निर्भर करती है। जब रंध्र क्या है, स्फीति दशा में होती है तो ये यानी जब गार्ड सेल द्वार कोशिका स्फीति दशा में होती है तो रंध्र खुल जाता है, और जब द्वार कोशिका स्लथ दशा में होती है तो रंध्र क्या है, बंद हो जाता है। अब बात आती है कि स्फीति दशा कब डेवलप होती है, मतलब स्फीति टर्जिडिटी कंडीशन कब डेवलप होता है और फ्लैक्सीड कंडीशन कब डेवलप होता है सेल में। तो देखिए क्या है, टर्जिडिटी कंडीशन डेवलप होने का मेन रीजन ये है कि भाई ये एक सेल है तो इससे भी तो कोई दूसरा सेल ज्वाइंट होगा, फिर इनसे कोई ज्वाइंट होगा, फिर नया, ऐसे क्या है सारे सेल्स देखिए एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट हो गए। तो भाई आसपास के जो सेल्स हैं वहां पे जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, टर्जिडिटी बढ़ने का मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर से है। यानी कि जब ये आसपास जब बहुत ज्यादा स्फीति दशा होती है ना, तो ये जो बाह्य भित्ति गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका की जो ये बाह्य भित्ति पतली होती है, तो पतली होने की वजह से ज्यादा पानी आएगा तो ये बाहर की तरफ फैल जाता है। और जैसे ये बाहर की तरफ फैलता है तो इसकी वजह से इसमें प्रेशर बनता है, तो ये अंदर वाली भित्ति भी क्या है, ये भी फैल जाती है बाहर। जब ये भी बाहर फैलती है तो रंध्र क्या है, खुल जाता है। ठीक है, ये कब, टर्जिडिटी। लेकिन जैसे धीरे धीरे पानी कम होता है तो क्या है, ये जो बाह्य कोशिका, ये गार्ड सेल की जो बाह्य भित्ति है अपने वापस पहले कंडीशन में धीरे धीरे क्या है, अंदर की तरफ आने लगती है। और जब ये भैया जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये अंतःभिधि अपने पहले पोजीशन, जो इनर सेल है वो भी अपने पहले पोजीशन पे आ जाती है। तो ये अपने पहले पोजीशन पे आती है, जिसकी वजह से ये जो क्या है, स्टोमेटा क्या है, यानी कि रंध्र बंद हो जाता है। और आपको पता है रंध्र बंद होना मतलब कि अब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, रंध्र खुलना मतलब ट्रांसपायरेशन हो रहा है। और आपको मैंने ये बात भी बता दिया है कि ट्रांसपिरेशन कब होता है, दिन में। क्यों, क्योंकि सनलाइट कब प्रेजेंट होता है, दिन में। सनलाइट दिन में होने की वजह से ही रंध्र दिन में खुलते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। और रंध्र क्या है, जब शाम के टाइम यानी कि धीरे धीरे जब सनलाइट हो, जैसे फ्लेक्सिडिटी है, सनलाइट
सनसेट होना होता है तो इसकी टर्जिडिटी कम, यानी फ्लैक्सीड कंडीशन में आती है गार्ड सेल। जब गार्ड सेल फ्लैक्सीड कंडीशन में आती है तो ये दोनों जो सेल्स हैं अपने पहले कंडीशन में आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है, रंध्र बंद हो जाता है। बात समझ आई? तो ये था रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो टर्जिडिटी है, किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, टर्जिडिटी दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो कंडीशन आता है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक तो चारों लेक्चर में बताया नहीं, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जानेंगे जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आइए हम ऑस्मोसिस देखते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ओके, चलिए, तो आइए हम जानेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आपको जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या? ऑस्मोसिस बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आइए देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट है तो क्या है। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है, ये लिविंग बींग्स में होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस। किसी भी सेल में क्या काम है इसका ये जानेंगे। देखिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी क्या है, जो मॉलिक्यूल्स, जो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जितने भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, दो ही चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करते हैं। पहला जो आपका है वो है ऑस्मोसिस, और दूसरा जो है वो है डिफ्यूज़न। तो पहले हम ऑस्मोसिस को जानेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। ओके, तो डिफ्यूज़न के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस, सबसे पहले इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, ये मेम्ब्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन ही, इसी मेम्ब्रेन के वजह से ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो पा रहा है। ठीक है, अब बात आती है, यानी विदाउट दिस मेम्ब्रेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डजंट डन, यानी कि बिना इस प्रोसेस के मेम्ब्रेन के द्वारा, बिना इस मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले जानिए, आप देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, सपोज दैट यहाँ एक सेल है, ये भी एक सेल, ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेट, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, लोअर है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी कुछ भी व्हाटएवर, जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो भाई जी, इस सेल के पास कमी है, जो चीज़ इसके पास है उसकी कमी इस सेल के पास है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जब प्लांट्स अपने रूट हेयर से, भाई प्लांट्स में किसका अमाउंट कम है, तो वाटर प्लस मिनरल्स, ये दोनों ही प्लांट्स के इस रूट में क्या है, लेस अमाउंट में है। लेकिन इन द सॉइल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेजर अमाउंट में है, यहाँ पे क्या है, मेजर अमाउंट है, यहाँ पे इनकी मात्रा क्या है, अधिक है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। अब भाई यहाँ सॉइल में, इन द सॉइल अधिक है, तो सॉइल से ही जो रूट्स के जो रूट हेयर हैं, सॉइल से ही वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं, अब देखिए इस रीजन में वाटर और मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है अधिक है, और इस रीजन में कम है, तो रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, रूट को। अब यहाँ से रूट के अंदर जो जाइलम है, जो जाइलम ब्रैकेट्स है, वैसा से वो क्या करते हैं, इन्हें लेके जाते हैं प्लांट्स के ईच एंड एवरी सेल्स के पास। ठीक है,
तो बात आती है यहाँ से जो ये अब्जॉर्ब होके गया है, यहाँ पे भी ये प्रोसेस अप्लाई होता है। अब हमें लग रहा है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, हम क्या करें। सीधे से अगर नहीं आ रहा तो अभी भी नहीं आ रहा तो आप ये बोल सकते हैं कि जब इस रीजन में, आप देखिए ये भी नहीं कहना है, ठीक है। तो ये देखिए, अब सपोज दैट यहाँ पे क्या है, पानी का अमाउंट कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें मेंटेन करना है तो हम हायर टू लोअर कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब आपको देना होगा डिफिनेशन तो आप कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन, द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Transfer of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। अब हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी अणुओं का, किसी भी पदार्थों का अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, परासरण। यानी कि परासरण क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अणु अधिक सांद्रता से, यानी कि सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। बात समझ आ गई। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। वीडियो पॉज करके डेफिनेशन हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई इंग्लिश में अपना लिख लेंगे। अब बात आती है कि अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो भैया आप खुद सोचिए ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से कभी कभी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफर होकर चले जाओ, क्या होते हैं, इनका ट्रांसफरिंग होता है। तो अब इस बराबर एक ही चीज़ का दबाव जब किसी चीज़ पे पड़ेगा, अब यहाँ मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है, जब दबाव पड़ेगा तो ड्यू टू दिस ट्रांसफरिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू दिस ट्रांसफरिंग ऑफ मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर जनरेट होगा, कुछ प्रेशर जनरेट होगा। तो जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बात समझेंगे, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब भैया ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। अब ऑस्मोटिक यानी कि आप कह सकते हैं कि इधर से जो मिनरल्स और वाटर सॉइल से जो रूट के ट्रांसफ़र होते हैं, कौन से प्रोसेस अप्लाई होता है, तो ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ हम में देखना है कि ट्रांसपिरेशन के केस में, ट्रांसपिरेशन के केस में टर्जिडिटी कैसे, टर्जिडिटी कैसे, टर्जिडिटी कैसे। तो ये टर्जिडिटी मतलब कि यहाँ पे देखो कि आपको समझ में आ रहा है एक चीज़ कि केवल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन में केवल वाटर मॉलिक्यूल ही वेपर के फॉर्म में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में केवल कौन जा रहा है, वाटर। आपको ये भी पता है कि प्योर वाटर। तो बात ये है कि झूठ, अब यहाँ पे यानी कि आसपास की कोशिकाओं में जब जल की मात्रा अधिक होगी, बहुत सारे सेल एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो जब उसकी वजह से आसपास की कोशिकाओं में जब जल की मात्रा अधिक होगी तो भाई इधर से भी प्रेशर डाल रहा है, एक सेल ऐसे जा रहा है, सीधे 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 जा रहा है, सीधे सीधे क्या है, जा रहा है। अब इनकी वजह से इधर वाला भी सोच रहा है कम है तो डाल दे चला जाए, इधर वाले से क्या है, पानी इस सेल में क्या है चला आ रहा है इधर से, तो अब प्रेशर बढ़ेगा। तो जब बहुत प्रेशर बढ़ेगा तो एक ही रंध्र के पास आएगा, एक ही इंस्ट्रूमेंटा के पास जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, वही बाह्य भित्ति, द्वार कोशिका की जो बाह्य भित्ति है वो तुरंत क्या है, बाहर की ओर निकल जाती है, फैल जाती है। और उसकी वजह से अब बहुत तो अंदर वाली मोटी होती है, उसके बाद भी वो भी बाहर सपोर्टर क्या है वो भी निकल जाती है, और रंध्र क्या है, खुल जाता है, पानी क्या है, ट्रांसपैरेशन के थ्रू वेपर के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रोसेस। इसी के साथ आप ऑस्मोसिस जान गए, ऑस्मोटिक प्रेशर जान गए, टर्जिडिटी कैसे जनरेट हो रहा है ये जान गए, फ्लैक्सिड तो पहले से बता रहे अपने डायरेक्ट सेशन में, अपने जगह पे वापस आ जाए। ठीक है, ये भी जान गए। अब उसके पहले आप ये भी जाने कि अभी बात याद रखिएगा, ट्रांसपरेशन द्विचरणीय प्रक्रिया है।
एक चरण में सबसे पहले प्लांट सेल से निकल के यानी कि पर्ण मध्यतक कोशिका में वेपर के फॉर्म में आता है। उसके बाद पहले सेकंड थर्ड वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका इंट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है स्टोमेटा के। उसके बाद वो रंध्र से निकल के पानी जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि पत्तियों पर रंध्र का वितरण कैसे होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे किसी पत्ती पर रंध्र के वितरित होने की प्रक्रिया कैसे वितरित होता है, तो हर पत्ती पर एक डिसाइडेड नहीं होता है, एक निश्चित मात्रा इसकी नहीं होती है। अलग अलग पत्तियों पर अलग अलग मात्रा में क्या है, रंध्र उपस्थित रहता है। अब लीफ का भी अपर लेयर होता है, लोअर लेयर होता है। अगर एक लीफ करेंगे तो कुछ देखिए, अब कुछ लीफ ऐसे होते हैं, कुछ लीफ क्या है ऐसे, कुछ लीफ सीधे, अलग अलग पत्तियों का सेट। तो अलग अलग पौधों की पत्तियों पर रंध्र का वितरित संख्या क्या अलग अलग है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मिलीमीटर प्रति पर स्क्वायर मिलीमीटर स्पेस, यानी कि पर स्क्वायर मिलीमीटर स्पेस पर स्क्वायर मिलीमीटर स्पेस प्लांट के लीफ पर डिपेंड करता है कि कितना स्टोमाटा होना चाहिए, कितना स्टोमाटा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कम से कम एक पत्ती पर क्या है आपकी 14 स्टोमेटा और अधिकतम 1038। कम से कम एक पत्ती पर कितना स्टोमेटा, यानी कम से किसी भी पत्ती पर कम से कम आपका 14 स्टोमेटा हो सकता है, यानी कि 14 रंध्र 14 स्टोमेटा। वन लीफ पर कम से कम कितना स्टोमेटा बच्चा, तो 14। और मैक्सिमम बात करेंगे तो 1038 स्टोमेटा क्या है वन लीफ पर प्रेजेंट होता है। बस समझना कि ये बात याद रखिएगा, अगर पर स्क्वायर मिलीमीटर पर डिपेंड करता है पत्ती के। ठीक है, और वैसे नॉर्मल अगर बात करेंगे तो 500 से 300 50 से 300 नॉर्मल रेंज क्या होता है, इतना होता है। नॉर्मल रेंज क्या है ये पर स्क्वायर मिलीमीटर पत्ती पर। ठीक है, कम से कम 14, मैक्सिमम 1038। नॉर्मल रेंज जो होता है 50 से 300, कितना पत्ती का जो रिलीफ लेंगे उस पर स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, रेंज में इतना हो सकता है। 3 पॉइंट, कम से कम, मैक्सिमम यानी कम से कम 14, मैक्सिमम 1038 और नॉर्मल रेंज होता है 50 से 300 के बीच में होता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो अलग अलग पत्तियों पर देखिए रंध्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी तो हम ये जाने कितना हो सकता है, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि एक पत्ती पर कितना, मतलब कौन से लेयर पे कितना है इक्वल। अब से ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। ठीक है, तो हर लेयर अब से क्या है, एक लेयर डॉर्सल और वेंट्रल और डॉर्सल लेयर। तो इस पे अब हमें देखेंगे वेंट्रल लेयर या डॉर्सल लेयर दोनों पे पोजीशंस की जो उपस्थिति है इस पे अधिक होती है कि इस पे होती है, इस पे नहीं होती है कि इस वेंट्रल पे होती है कि दोनों पे इक्वल होती है, कभी कभी ऐसा आता होती ही नहीं है। तो ये देखना है आपको कैसा होता है। तो अगर बेसिकली हम देखेंगे बच्चा तो सबसे पहला होता है एप्पल टाइप का। तो एप्पल टाइप का जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, एप्पल टाइप समझ रहे हैं, एप्पल टाइप प्लांट के लिए, जैसे इसका एग्जांपल आपका सेव की पत्ती को ले लेंगे। तो एप्पल टाइप प्लांट की लीफ की बात करेंगे तो उस पर केवल निचली सतह पर पत्ती लिए उसका निचला जो लेयर होता है उसी सतह पर केवल रंध्र होता है। एग्जाम्पल इसका है सेब। दूसरा है ओट टाइप का, जई समझ आया, ओट टाइप यानी कि जई के प्रकार का। इस पे अगर देखेंगे तो दोनों पत्ती के निचली सतह पर अधिक होता है, यानी कि लोअर सरफेस पे आपको कम सबसे अधिक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा देखेगा, अपर सरफेस पे कम। हेडिंग डाल के लिखते जाइएगा पॉइंट। ठीक है, यानी कि लोअर सरफेस पे अधिक होता है ओट टाइप में, जई के प्रकार में, यानी कि ओट टाइप में जो लोअर सरफेस होता है उस पे रंध्र अधिक होता है और अपर सरफेस पे रंध्र क्या है, कम होता है। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं जैसे आलू की पत्ती, टमाटर की पत्ती, मटर की पत्ती, समझ रहे ना, पोटैटो, पी, टोमेटो, और आपका ये सारे जो लीव्स ले रहे हैं इन सब के लीफ पे देखेंगे तो लोअर सरफेस पे स्टोमाटा अधिक, अपर सरफेस पे स्टोमाटा कम। एंड नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे, सॉरी इसके पहले ये जैनी पोटैटो होगा, सॉरी पोटैटो टाइप में लोअर सरफेस पे अधिक,
एग्जाम्पल वही, बस पोटैटो नहीं, अभी जो बोले हैं वो ओट टाइप की अगर बात करेंगे तो ओट टाइप पे जो होता है दोनों लेयर पे इक्वल होता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों लोअर पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा इक्वल होता है। एग्जाम्पल अगर इसका लेने जाएंगे तो आपका गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, जई, ये सब की जो पत्ती होती है, इन सब की पत्तियों को देखेंगे तो दोनों अपर लेयर और लोअर लेयर, ड्रॉसर और वेंट्रल दोनों लेयर पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वाटर लिली टाइप, जल कुमुदनी के प्रकार का, इसमें क्या होता है, रंध्र केवल अपर लेयर पे होता है, लोअर लेयर पे नहीं होता है। जैसे जल कुमुदनी लिली टाइप, लिली का फ्लावर देख रहे हैं और उसका पत्ती लेंगे तो केवल लोअर सरफेस पे स्टोमाटा मिलेगा, अपर सरफेस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें, हाँ इतना आपको बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद एक और थोड़ा हटके है, आप जान जाइए, पोटेमोजीटोन, हम लिख दे रहे हैं पोटेमोजीटोन। अगर इस प्रकार के रंध्र को आप पत्ती पौधे की पत्तियों को ले रहे हैं तो इस प्रकार के रंध्र होता ही नहीं, ना अपर सरफेस ना लोअर। बात आती है जब रंध्र ही नहीं होता है, साधारण बेसिकली नहीं होता है, एकदम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, आपका एक पौधा होता है ये पोटेमोजीटोन, उसी के पौधे की बात करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे रंध्र के खुलने और बंद होने में दो चीज़ें, इस जैसे कि दो आयन, एक पोटेशियम आयन पार्टिसिपेट करता है, एक स्टार्च से ग्लूकोज बनना और ग्लूकोज से स्टार्च बनना। ये कंडीशन पोटेशियम आयन की वजह से और स्टार्च से ग्लूकोज और ग्लूकोज से स्टार्च बनना, ये दोनों कंडीशन भी स्टोमेटा के टर्जिडिटी कंडीशन पे क्या है, डिपेंड करता है। ये इसके बाद ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर देखेंगे। उसके बाद वेपराइजेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंसेस देखेंगे। एंड उसके बाद हम क्या है, सीधे दो टॉपिक और पढ़ना पड़ता है, बिंदु श्रावण और रंध्र श्रावण, यानी कि ब्लीडिंग और गटेशन, ये तीन टॉपिक बाकी है। कोशिश करेंगे कि कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, धन्यवाद।